नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग 2016 के मैथ के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, 2016 का हम लोग मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि आपको ये बताना है कि ये समानुपात में नहीं है, क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि आपके जो मैथ के पेपर में 5 क्वेश्चन आपके होते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, विकल्पीय 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन आपके अतलघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके 7 क्वेश्चन होते हैं लघु। ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का होता है, तो ये 5 नंबर के हो जाएंगे। और ये 1 नंबर का होता है, ठीक है, तो ये 6 नंबर के हो जाएंगे। और ये आपके 2 नंबर का होता है, तो ये 14 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, टोटल इस हिसाब से आपका 25 नंबर का मैथ का पेपर होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे, और आपसे कह रहे हैं कि ये जो 4 संख्याएं दी ये समानुपात में नहीं है, क्यों नहीं है। ठीक है, आपसे ये कह रहा है। तो देखिए, आप लोग ध्यान रखें, जब भी आपकी जैसे कोई संख्या समानुपात में दी जाती हैं, जैसे x अनुपात y, और यहाँ पे समानुपात दिया m अनुपात n। ठीक है, ये जो 4 बिंदी लगी होती है, ये समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, जब भी समानुपात में जैसे संख्याएं होती हैं, तो उनकी जो बाह्य संख्याओं का गुणनफल और अंदर की संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो मतलब देखो, बाहर वाली संख्याओं का मतलब x गुणा n इक्वल टू y गुणा m, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये समानुपात में हैं। आपसे कह रहे हैं कि ये समानुपात में नहीं है, कह रहे हैं कि कोई मध्य पद नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई मध्य पद क्यों नहीं है? देखो, ये मान लो a b c d, ठीक है, 4 संख्याएं मान लो, तो ये दोनों बीच की संख्या होगी, मध्य संख्याएं होगी। तो यहाँ पे कह रहा है मध्य पद नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, 30 अनुपात 120 समानुपात 90 अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 300। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा करना है और इनका आपस में गुणा करना है। तो वही तो कह रहे हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या है? बराबर है। तो बाह्य पदों का गुणनफल करो, 300 गुणे यहाँ पे 30 गुणे 300 करेंगे, 3 त्रिका 9, 9000 हो जाएगा। ठीक है, 120 गुणे 9 करेंगे तो 2 जीरो, और 12 गुणे 9 कितना होता है? 108 होता है। ठीक है, तो अभी ये देखो, दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है कि ये समानुपात में नहीं है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि ये 4 संख्याएं दी, ये समानुपात में नहीं है। क्यों समानुपात में नहीं है? क्योंकि इनके बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है। यदि बराबर होता तो ये क्या हो जाती? समानुपात हो जाती। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जैसे थर्ड ऑप्शन कह रहा है बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, ये तो गलत है, क्योंकि बाह्य और मध्य का गुणनफल किया बराबर नहीं आया। कह रहे बाह्य पदों का गुणनफल कितना है आपका? यहाँ पे देखो 9000 आया, यहाँ पे कह रहे हैं 90000, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त में ओ, कह रहे वृत्त का केंद्र है AOB 80 डिग्री। आपका ये वाला कह रहा है, देखो ये वाला एंगल कह रहा है आपसे AOB 80 डिग्री कह रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ADB ये वाला एंगल आपसे ज्ञात करना है। तो देखिए, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए, तो ये केंद्र पे बन रहा है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बना लेंगे, परिधि पर कोई एंगल बना लेंगे अपने मन से। ठीक है, क्योंकि देखो चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या होता है कि उसके चारों बिंदु कहाँ पे होने चाहिए? परिधि पर होने चाहिए। ठीक है, अगर केंद्र पे है तो उसको हम लोग चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। जैसे ये केंद्र पे बन रहा है, तो इसको चतुर्भुज मान के नहीं चलेंगे। चक्रीय चतुर्भुज उसी को बोला जाता है कि चारों पॉइंट कहाँ पे होने चाहिए? उसके परिधि पर होने चाहिए। ठीक है, वृत्त की परिधि पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, कोई भी परिधि पर था नहीं। ठीक है, ये तो था नहीं परिधि पर, तो हमने अपने मन से एक परिधि पर बना लिया। तो ये आप देखो, ये पूरा मान के चलेंगे, क्या बन गया? चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और ये केंद्र पर बना कोण है, ये कहाँ पे बन रहा है? केंद्र पर। और ये कहाँ पे बन रहा है? परिधि पर बन रहा है। ठीक है, और आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो परिधि का कोण होता है, केंद्र के कोण का कितना होता है? आधा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर हुआ? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग समझो, ये क्या बन रहा है? चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समपूरक। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, जैसे ये कोण है और इसके सामने का ये कोण कैसे होंगे? समपूरक। समपूरक का मतलब होता है कि आमने सामने के कोणों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ये आपका 40 डिग्री है, तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 140 डिग्री।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में वो कह रहा है वृत्त का केंद्र निम्नलिखित में सत्य है। तो आपका कह रहा है फर्स्ट कह रहा है कि पी क्यू वृत्त का व्यास है। तो पी क्यू रेखा की बात करें, देखो पी क्यू ये रेखा है और ये कह रहे वृत्त का व्यास है। तो व्यास का मतलब इसके बीच से होके जाने चाहिए, केंद्र से होके जानी चाहिए, तभी व्यास बनता है। ठीक है, केंद्र से होके जाएगी तभी तो व्यास बनेगा। अब केंद्र से होके नहीं जा रही तो इसका व्यास नहीं है, ये चीज़ रखना है। कह रहे कि रेखा सी डी वृत्त की छेदका रेखा है। तो यहाँ पे देखो आपका सी डी जो रेखा है वृत्त की छेदक रेखा है या छेदका रेखा है। तो मतलब ये वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है। देखो ओ आर वृत्त की जीवा नहीं, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, क्या है, त्रिज्या, क्योंकि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ पे कह रहा है जीवा, जीवा का मतलब आपकी ये ए बी जीवा हो जाएगी इसमें। अगर हम लोग जीवा की बात करेंगे तो ओ आर जीवा नहीं होगी, यहाँ पे जीवा क्या होगी, ए बी होगी। ठीक है, तो ए बी आपकी जीवा हो जाएगी। कह रहे कि ए एस बी ए ये कह रहे हैं त्रिज्यखंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका त्रिज्यखंड नहीं है, ए एस बी ए ये घुमा के ये कह रहे हैं ए एस बी ए, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। अब देखो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ये सर्किल है, ये केंद्र है, तो यहाँ से देखो ये दो त्रिज्याओं के द्वारा, ये क्या है आर, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त का जो खंड किया जाता है उसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि त्रिज्याओं के द्वारा जहाँ वृत्त का खंड किया जाएगा उसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब जैसे ये सर्किल है और यहाँ पे ये जीवा खींचती, क्या खींचती, जीवा। अब जीवा के द्वारा जो वृत्त के दो खंड किए जाते हैं उसको वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, त्रिज्या के द्वारा जो खंड किया जाएगा इस टाइप से जो खंड किया जाएगा उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। और आपका क्या कह रहा है, ए एस बी ए क्या है, त्रिज्यखंड है। तो जाहिर सी बात है गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपये का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो देखो 2000 रुपये की बात कर रहे हैं तो 5% कह रहा है 2 वर्ष। देखो डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपका पता होगा एस आई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। ठीक है, बता चुका हूँ, सारे फॉर्मूले करवा चुका हूँ। तो देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और यहाँ पे आ जाएगा 20 और 5 गुणे 2 10, 20 और 10 कितना है, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 की पावर 6 इक्वल टू 15/625 का कह रहा है लघु गणितीय रूप है। ठीक है, तो आप लोगों को देखो ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, एक फॉर्मूले के द्वारा भी बताया था। यदि आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log 5 की पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा log 15,625। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लोगों को एक फार्मूला लगाना है, आपको बताया था log m घात n। तो क्या होता है, n आगे आता है तो यहाँ बन जाता है, ठीक है, n log m क्या बन जाएगा, n log m हो जाएगा। तो 6 आगे आ जाएगा तो यहाँ पे 6 log ये बन जाएगा 5 इक्वल टू लॉग हो जाएगा यहाँ पे 15,625। देखो log 5 इधर पहुँचा दो, 6 इक्वल टू आपको हो जाएगा log 15,625 बट्टे कितना हो जाएगा, log 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप लोग ध्यान रखना है, कहीं पे जैसे लिखा है log a बट्टे b, log b ऐसे लिखा है, तो log a बट्टे b लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log b और a। ठीक है, बेस में जो बट्टे की संख्या है उसको हम लोग बेस में लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ रखना, जहाँ पे भी जैसे ये बट्टे में है ना, log b बट्टे में है ना, तो log को यहाँ पे log b को यहाँ पे हम लोग बेस में लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो 5 बट्टे में है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे log 5 15,625। ठीक है, ये जो 5 है ना वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, बेस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा log 5 और 15,625 से इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूले के द्वारा भी किया जा सकता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, जब फॉर्मूला याद ना रहे तो हम लोग क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई कह रहा है सेंटीमीटर में दी गई, कह रहा है माध्यिका ज्ञात करो। तो देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको क्रम से लिखना होगा। ठीक है, और क्रम से क्या लिखना है, आपको सबसे छोटी पहले आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटी यहाँ पे देखो, सबसे छोटी आपकी आएगी 133 आएगी। ठीक है, 133 आएगी, उसके बाद 135 आएगी, 137 आएगी, 138 आएगी। ठीक है, 37 के बाद 138 आएगी, फिर उसके बाद 138 के बाद 140, 142,
142 के बाद 148 और 150 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे 3 3 6 2 8 संख्या कह रहा है, 8 लड़कियाँ कह रहा है, तो यहाँ पे आपका n इक्वल टू कितना हो जाए 8, और जो क्या है सम है, क्या है सम है। जब सम होता है तो माध्यिका का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 n/2वां पद हो जाएगा, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/2 n का मतलब कितना है 8/2वां पद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको हो जाएगा 8/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा, क्लियर है। देखो फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो 2 से काटेंगे 4 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 और ये हो जाएगा 4वां पद, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5वां पद, कितना है 5वां पद हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 चौथा पद 1 2 3 4 138, और ये 5वां पद 140, तो यहाँ पे हो जाएगा 138 प्लस 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा कितना है 8 4 3 7 200 कितना हो जाएगा 278 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 1 और यहाँ पे 3 6 हो जाएगा और 9 बार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 139। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ये देखो 7 नंबर आपको सॉल्व करना है। क्या कह रहे हैं, देखो 3 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की घात कितना कह रहा है 5 और 3 की घात -9 और 3 की घात 2 कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझो, देखो हर समान है ना तो घातें जुड़ती हैं, सीधा यहाँ पे 3 की पावर 4 प्लस 5 -9 प्लस 2, ये तो कोई प्लस के तो प्लस चिन्ह, 9 माइनस के तो माइनस चिन्ह लगा दो। 3 की पावर देखो 5 4 9 2 11, 11 -9, और यहाँ पे 11 - 9 का मतलब कितना हो जाएगा 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4/x² माइनस y² 9 का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है देखो 4/x, ठीक है, स्क्वायर माइनस y² 9। तो देखो इसको क्या करना है, आपको इसको लिखना है 2/x और यहाँ पे y/3 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² होता है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा a² माइनस b² क्या होता है, आपका a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, क्लियर है। a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे देखो a² माइनस b² क्या होता है आपका 2/x प्लस y/3 और 2/x माइनस y/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन के गुणनखंड हो जाएंगे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर कह रहे हैं एक बिंदु P लीजिए और कह रहे हैं बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा कीजिए, रचना मत कीजिए। आप लोग बता चुका हूँ कि रचना जब कहे तभी करना है, ठीक है। रचना नहीं कह रहा है तो नहीं करना है रचना आपको। आपका देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आपका 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सर्किल खींचना है, ठीक है। तो इस टाइप से प्रकार में क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है और एक वृत्त खींच लेना है। अब वृत्त के केंद्र से करें कि उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, तो उस वृत्त पर नहीं होगा, वृत्त के बाहर हो जाएगा, ठीक है। उस वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिएगा, तो वृत्त के बाहर यहाँ पे हम लोग कोई बिंदु P ले रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो P बिंदु लिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी P, ठीक है। अब वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया, अब इस पर क्या करना है, वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। और आप लोगों को पता है प्रकार में क्या करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेना है, आधे से ज़्यादा, और एक चाप इधर लगाना है और वही चाप नीचे लगाना है, ठीक है। अब फिर यहाँ से रख के इस चाप को काटना है और इस चाप को काटना है, और पटरी से क्या करना है, यहाँ से होती हुई एक लाइन खींच देंगे और ये O बिंदु मानेंगे और इसको कुछ भी नाम दे दे, M दे दो, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से देखो ये दूरी लेना है और यहाँ से एक वृत्त होता हुआ ऐसे वृत्त खींच देंगे। और आप लोग ध्यान रखना है कि ये वृत्त यहाँ से केंद्र से होके जाएगा। अब यहाँ से जहाँ पे ये बड़ा वृत्त छोटे को काट रहा है, वहाँ से यहाँ से ये मिला दीजिएगा, ये आपकी हो जाएंगी स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा हो जाएंगी PA और PB, क्या हो जाएंगी, स्पर्श रेखाएं हैं, क्लियर है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका देखो A बराबर दिया, B बराबर कह रहा है A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, A बराबर आपका कह रहा है 6 8 11, B बराबर आपका कह रहा है कि 5 11 13। तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा आपका, A इंटरसेक्शन B आप लोगों को बता चुका हूँ, जो चीज़ कॉमन होगी तो कॉमन कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका ये संख्या दी x+3 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखो x+3 से भाग करना है और यहाँ पे x² प्लस का 8x प्लस 17, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे भाग करना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स और एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5x प्लस 17 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 का गुणा करें प्लस, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो पूरा एक चैप्टर गुणनखंड चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। जो पहली बार आप लोग क्लास देख रहे हैं जो भी बच्चे, वो पहले आप लोग पीछे की क्लास से कंप्लीट कर लो, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज़ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कोई भी चीज़ छूटी हुई नहीं है। ठीक है? तो अब आपका ये 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे पहले पीछे की क्लासें कंप्लीट कर लो। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इस 5 के आगे कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस लगा देना है। और यहाँ पे देखो x है, तो इसमें कितने का गुणा करूँ, 5 का गुणा करूँ, तो 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, और 5 गुणे 3 कितना है 15 हो जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब 17 में से 15 गया कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे देखो भागफल, भागफल का मतलब कितनी बार भाग गया, तो ये हो जाएगा x + 5, और यहाँ पे बचा कितना है, शेष कितना बचा, शेष फल, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। देखो यहाँ पे भार दिया, भार आपका कह रहे हैं किलोग्राम में, किसमें कह रहे हैं केजी में, तो ये होता है x मान के चलेंगे। ठीक है? ये किस में मानेंगे, x मानेंगे। और यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है, शिक्षार्थियों की संख्या ये होती है आपकी f हो जाती है, और इधर बनाते हैं हम लोग fx का एक कॉलम। ठीक है? इधर किसका बनाना है, fx का एक कॉलम बनाना है आप लोगों को। यहाँ पे देखो 40 42 दिया और 43 दिया गया, उसके बाद आपका दिया 44 और क्या दिया 45। ठीक है? ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखो 4 12 18 10 6, और यहाँ पे निकालना है सिग्मा एफ निकालना है। तो यहाँ पे गुणा करना है, 4 गुणे 4 करेंगे कितना है 16, 160 हो जाएगा। 12 गुणे 2 करो कितना है, 12 गुणे 2 24 हो जाएगा 2। ठीक है? 12 गुणे 4 करो 48, 2 कितना है 50 हो जाएगा, 504 हो जाएगा। ठीक है? तो 18 गुणे 3 करो कितना हो जाएगा 54, 5 हो जाएगा, 18 × 72 और 5 कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो जाएगा 440 हो जाएगा, और 6 गुणे 5 करो 30 हो जाएगा, और 6 गुणे 4 24 और 3 कितना है 27 हो जाएगा। ठीक है? तो इसको जोड़ना है fx और यहाँ पे f निकालना है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे 8 2 10 6 16 4 20 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 2 50 आ जाएगा इसका योगफल। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 7 7 14 14 6 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 1 3 5 3 8 8 7 कितना है 15 15 4 19 19 2 कितना है 21 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है आपका सिग्मा fx बटे सिग्मा f हो जाता है। ठीक है? आप लोग ध्यान रखें क्या हो जाएगा सिग्मा f हो जाएगा, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो देखो सिग्मा fx का मान कितना है 2148 आया, 2148 बटे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब 5 से काटो 10, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे 4 बार, 5 चौको 20 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, और यहाँ पे 48, 5 × 45 और 3 5 लगाएं, 5 × 45 थी, 5 × 30 हो जाएगा। ठीक है? 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है, बटे 10 हो जाएगा, 429.6 बटे 10। 10 का मतलब क्या हुआ, एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 42 पॉइंट कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्षिता ने कह रहे एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपये जमा किए, कह रहे 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, कह रहे 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया, तो मूलधन देखो आपका दिया 5000 रुपये, मूलधन कितना दिया 5000 रुपये, और समय दिया गया आपका 2 वर्ष, समय दिया 2 वर्ष, और यहाँ पे आपका दर दिया गया 8%। ठीक है? कितना दिया 8%। तो आपसे कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं, कह रहे कुल कितने रुपए मिलेंगे, मिलेंगे मतलब आपका हो जाता है मिश्र धन। तो ए बराबर आपको होता है P, और ये बन जाएगा आपका 1 + r/100 एक तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है? दूसरा फॉर्मूला देखो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है CI = P और 1 + r/100 - 1। अगर डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और आपसे मिश्रधन पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है? और मिश्रधन आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो A बराबर क्या हो जाएगा P, और ये हो जाएगा 1 + r/100 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से आप लोग समझिएगा ये सूत्र रहा। अब देखो मूलधन कितना दिया 5000 रुपये दिया, और 1 + दर कितनी है 8/100 दिया, और समय 4 से काटो 2 बार, 4 से काटेंगे 25, तो हो जाएगा 5000। ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 1 करेंगे तो 25 + 2 कितना है 27/25 हो जाएगा, बट 2 का वर्ग। ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5000 और 27 का वर्ग कितना होता है
27 के बार आपका हो जाएगा, देखो 25 का 625 हो जाएगा, 729 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 25 का कितना होता है 625 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, 25 से काटो, ये 25 बार कटेगा और 25 दूनी 50, 200 हो जाएगा, फिर 25 से काटें तो ये 8 बार कटेगा, तो 729 गुणे 8 कर लीजिएगा, 8 गुणे 9 करो, इधर देखो 8 गुणे 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और 8 गुणे 2 16, 16 और 7 आपका 23 हो जाए 2, और 8 गुणे 7 करो 56, और 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, तो 5,832 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कमरे की लंबाई कह रहा है 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो वो लंबाई कह रहा है 4 मीटर, चौड़ाई कह रहा है 3.5 मीटर कह रहा है, और ऊंचाई कह रहा है 3 मीटर कह रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पे लिखना है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L+B × H हो जाएगा। ठीक है, 2L+B कितना हो जाएगा आपका 4 + 3.5 गुणे कितना हो जाएगा 3, अब 3 गुणे 2 कर लो 6, यहाँ पे 7.5 कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे गुणा करो, 6 गुणे 5 करो कितना हो जाएगा 30, 3 हो जाएगा, 6 से 42, 3 45। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका हो जाएगा 45। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चित्र में कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र, और ये क्वेश्चन कल की क्लास में आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सीधा रखते हैं, ये पूरा एंगल आपका दिया 80 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया गया 40 डिग्री, और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है। ठीक है, ADB ये वाला पूछा गया है। तो देखो ये एक तरीके से क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखो त्रिभुज ACB का मतलब हो गया ये वाला कोण, प्लस त्रिभुज CAB प्लस ABC = 180 डिग्री। अब देखो इसका तो मुझे पता नहीं है, तो ACB रहेगा, और यहाँ पे 80 + 40 = 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ACB आपका हो जाएगा, तो ACB 120 = 180, उधर पहुँचाओ, ACB = आपको हो जाएगा 180 - 120, क्योंकि प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस, तो ACB = आपको हो जाए 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना आया 60 डिग्री आया। जब ये वाला एंगल 60 डिग्री आया तो यहाँ से कोण ADB = आपको हो जाएगा कोण ACB, एक ही वृत्तखंड के कोण। ठीक है, ऐसे लिखना है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो कोण ADB = आपको हो जाए 60 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य कह रहे हैं 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया। क्रेता ने 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ा, कह रहे हैं शेयरधारी को लाभ क्या होगा, और शेयर का अंकित मूल्य पर खरीदा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखो, शेयर का यहाँ पर लिखना है, शेयर का क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य मतलब शेयर खरीद के कितने में लाया, 300 शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो यहाँ पे 3000 रुपये में उसने खरीदा। ठीक है, अब देखो शेयर को बेचा कितने, शेयर का विक्रय मूल्य = आपको हो जाएगा, शेयर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 340 के हिसाब से बेचेगा तो 12,000 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा लाभ, तो लाभ पूछा है, तो बेचा कितने में 12,000 में, खरीदा कितने में 3,000 में, तो बचा कितना 9,000 रुपये। ठीक है, और एक दूसरा तरीका और आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। अब आप लोग समझो, अंकित मूल्य कितना दिया 10 रुपये, और बेचने का रेट कितना दिया 30 रुपये, तो उसे लाभ कितना हो रहा है, वो सॉरी बेचने का रेट 40 रुपये, तो लाभ कितना हो रहा है 30 रुपये, क्योंकि 10 में खरीदा 40 में बेचा, 30 रुपये फ़ायदा हुआ। ये चीज़ रखना है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लाभ भी निकाल सकते हैं, लाभ। ठीक है, तो लाभ = आपको हो जाए 300 शेयर उसने खरीदे, और एक शेयर पे कितने रुपए लाभ होता है 30 रुपये, तो 300 × 30 कर लो, कितना हो जाए 9,000 रुपये लाभ हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 3x² और प्लस का 10x और -8
इसके क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना है तो पहले तो 3 का 8 हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 के फैक्टर करना है, 10 लाना है, तो 24 के फैक्टर करना है तो 10 लाना है, 12 दूनी 24 करना है, 12 में से 2 गया 10 बचेगा, ठीक है। तो 3x² प्लस यहाँ पे लिखना है 12x माइनस का 2x माइनस का 8, क्लियर हुआ। अब देखो 12 में से 2 गया 10 बचेगा, तो यहाँ पे आपका देखो 3x² प्लस देखो कोष्टक के आगे प्लस चिन्ह तो डायरेक्ट हटाओ, 12x माइनस का 2x माइनस का 8, तो इसमें से देखो क्या कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा, तो x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 4, तो एक कोष्टक में आपका हो जाएगा x प्लस 4 और वो सॉरी यहाँ पे 3x कॉमन मिलेगा, 3x, तो दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 2 हो जाए, ठीक है। अब दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लास्ट क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 216, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, टुकड़े का आयतन ज्ञात करो। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया, तो आपका घनाकार कह रहा है, तो एक तरीके से आपका हो जाएगा, आपका क्या कह रहा है, घनाकार कह रहा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ लगा दो। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a² होता है, क्या होता है 6a, और इसका मान पता है ना 216, और यहाँ पे 6a², 6 से भाग करेंगे तो 36, तो a² बराबर 36, तो a बराबर कितना आएगा 6, मतलब यहाँ पे घन की जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, घन की भुजा कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहे हैं, घन का आयतन कह रहे हैं, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब a क्यूब, तो ये 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने 2016 का मैथ का पेपर देखा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।